ईंट भट्टे पर मुंशीगिरी में पैसे तो बस कहने को थे, लेकिन सुबह से शाम तक केशव के लिए वह एक सम्मान की जगह थी। 4 लोग रोज़ सलाम करते थे। घर पर 1.5 बीघा खेती थी, जो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उससे इतना गल्ला तो मिल ही जाता था कि आटे चावल के लिए बाजार न जाना पड़े। घर पर एक बूढ़ी माँ और उसकी बीवी मालती, और इन तीनों के बीच एक चंचल खिलौना, उसका 4 साल का बेटा सुंदर। केशव के दिन भर के थकान और उलझन की दवा। केशव अपने रोज की कमाई से घर का खर्च चलाता और अगले दिन के लिए प्रभु पर अटूट विश्वास रखता। अगर कोई बड़ी विपदा ना पड़े तो रोज़मर्रा के खर्चे ऐसे थे भी नहीं कि केशव को उसके लिए शिकन भी लेनी पड़े। आज शाम केशव जब भट्टे से घर लौटा तो देखा कि सुंदर अपनी माँ की गोद में गुमसुम लेटा है और सुंदर की दादी तख्त पर बैठे सुंदर का पैर सहला रही है। क्या हुआ बाबू को? केशव ने बेचैनी से पूछा। दोपहर से ही बुखार है, ना कुछ खाया है ना पिया है, गोदी से नीचे उतर ही नहीं रहा है। सुंदर की अम्मा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। ज्वर की तीव्रता जानने के लिए केशव ने सुंदर के माथे को स्पर्श किया। अरे बुखार तो तेज है, तुरंत चलो चौराहे पर, वर्मा डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। क्लिनिक पर डॉक्टर साहब ने सुंदर को देखकर कुछ सिरप और दवाइयाँ दी और साथ में ठीक होने का आश्वासन भी। दवा पिलाने के बाद भी सुंदर पूरी रात तपन में जला तथा केशव और मालती की रात उसके ज्वर की चिंता में कट गई। सुबह दवाखाना खुलते ही केशव फिर वर्मा जी के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने अब की बार सुंदर के ज्वर को गंभीरता से लिया और कुछ दवाइयां बदल कर कहा कि अगर शाम तक बुखार ना छोड़े तो तुरंत शहर लेकर भागना। शाम तक सुंदर की हालत और बिगड़ने लगी, शरीर में अकड़न हो गई। उस रात तो मालती के घर चूल्हा भी न जला, क्योंकि सुंदर के शरीर की तपन ने सबकी भूख को जला दिया था। अब तो शहर के सिवा कोई चारा भी न था। रात के समय सवारी की व्यवस्था न होने के कारण जैसे तैसे रात काटने के फैसले के साथ फिर आज की रात आंखों में और ज्वर की निगरानी में कट गई। सुबह तक सुंदर की हालत और बिगड़ने लगी, झटके भी आने लगे थे। केशव तो बस सुबह का उजाला देख रहा था। सुबह तड़के कुछ पैसों के प्रबंध के साथ केशव गांव का एक टेम्पो बुक करके मेडिकल कॉलेज रवाना हुआ। सुंदर अम्मा की गोद में बेसुध पड़ा था। मेडिकल कॉलेज में मरीजों का तांता लगा था। हर मरीज अपनी परेशानी और मरीज की तीमारदारी में बदहवास दौड़ रहा था। उसी भीड़ में केशव सुंदर को हाथ में उठाकर भीड़ वाले कक्ष में घुसा। सुंदर की अम्मा रास्ते पर नहीं, सुंदर के पीछे दौड़ रही थी, जैसे नवजात बछड़े को हाथ में ले जाते देख मालिक के पीछे दौड़ती गाय। घर की चप्पल और 2 दिन से उसी साड़ी में लिपटी सुंदर की अम्मा को तो बिल्कुल अपना होश ही न था। डॉक्टर ने इमरजेंसी में सुंदर को देखा और पूछा, कौन है इसके साथ? हड़बड़ाहट में केशव आगे आ खड़ा हुआ, लेकिन कुछ बोल ना सका। केशव के आंखों की लाचारी और बेबसी ने बिना उत्तर दिए ही बता दिया कि मैं ही हूँ सुंदर का पिता। बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, कहाँ थे अभी तक? डॉक्टर ने लगभग डांटते हुए लहजे में केशव को घूरा, लेकिन केशव सवाल जवाब में शून्य बना रहा। डॉक्टर ने तुरंत दवाइयों का एक पर्चा केशव को थमाया और अपने करीब खड़े नर्स से सुंदर को बेड नंबर 3 पर एडमिट करने का आदेश दिया। केशव दवा का पर्चा लेकर तेज कदमों से पहले मेडिकल कॉलेज के सरकारी दवा स्टोर पर पहुंचा। स्टोर पर कुछ दवाइयां दी तो गईं, लेकिन 3 दवाइयों के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर की ओर इशारा कर दिया गया। केशव को ये ज़रूर पता था कि जो दवा उपलब्ध नहीं है वह सस्ती नहीं हो सकती। केशव अविलंब बाहर के मेडिकल स्टोर की तरफ लपका। वहाँ स्टोर पर 20 लोगों की भीड़ में एक पर्चा केशव ने भी काउंटर पर रख दिया। लगभग 20 मिनट बाद केशव का पर्चा उठाकर दुकानदार ने केशव को नीचे से ऊपर तक निहारते हुए
अविश्वास भरी नज़रों से पूछा। लगभग 2200 रुपये लगेंगे दवाइयों के, दे दूँ? केशव ने मूक सहमति दर्ज की, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि पहले ही पर्चा उसकी पूरी जमा पूंजी के बराबर खड़ा था। खैर, अभी भी उसके पास 1800 शेष बचे थे, और सुंदर के लिए रुपयों के क्या मायने। दवा को मेडिकल स्टोर से लेकर डॉक्टर को सौंपने के बाद केशव जाकर सुंदर के पैर के पास बैठ गया। कभी सुंदर का माथा सहलाता, कभी गाल, और कभी उसकी माँ के कंधों पर हाथ रखकर बिना बोले ये कह देता कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इलाज शुरू हो चुका था। ग्लूकोज की बोतल और श्वास नलिका की पाइप सुंदर की नाजुक हालत को बताने के लिए पर्याप्त थी। माँ के ममत्व को उसके आंसू शब्द दे रहे थे। कौन नहीं जानता कि बाढ़ का पानी गांव में उतरने और अस्पताल में पैसे लुटते देर नहीं लगता। शाम तक अगला पर्चा केशव को बेचैन करने के लिए खड़ा था। कौन है बेड नंबर 3 के पेशेंट के साथ? इस प्रश्न के साथ ही दूसरा पर्चा केशव के हाथ में पहुंच चुका था। अब की केशव का दिल घबराने लगा, लेकिन इस बात का बिना एहसास दिलाए वह मेडिकल स्टोर की तरफ लपका। भैया, ये दवाई कितने की पड़ेगी? केशव की निरहता उसकी आवाज़ में घुलकर दुकानदार के पास पहुंची। दवा विक्रेता ने कैलकुलेटर से जोड़ घटाकर 2990 का बिल बताया। दवा का मूल्य सुनते ही केशव का चेहरा स्याह पड़ गया। क्या करूं, निकाल दूं दवाएं? दुकानदार ने केशव की ओर देखकर पूछा। केशव ने निराश और असहाय होकर कहा, मेरे पास केवल 1800 रुपये बचे हैं, और दवा तो। दुकानदार तब। केशव कुछ क्षण ना जाने की आशा में काउंटर पर खड़ा रहा, लेकिन पुनः पर्चा लेकर वापस बच्चे के पास पहुंचकर सुंदर की माँ से उसके करीब जाकर धीरे से बोला, अपने पायल और बिछुआ मुझे दे दो। केशव के मुंह से अंतिम शब्द छूटने और पायल की गुड़ियाँ टूटने में केवल 10 सेकंड का अंतर रहा होगा, और अब पायल की रुंझुन ध्वनि मालती के पांव से निकलकर केशव के हाथ में जा चुके थे। केशव लगभग दौड़ते हुए मेडिकल स्टोर की तरफ भागा। स्टोर पर पहुंचकर वह 1800 रुपये के साथ पायल बिछुआ मिलाकर दवा विक्रेता के सामने रख दिया। दुकानदार के सभी प्रश्नों के उत्तर केशव की इस लाचार कदमों में छिपा था। दुकानदार के सभी प्रश्नों के उत्तर केशव की इस लाचार कदमों में छुपा था। दुकानदार ने सभी दवा को निकालकर आभूषण अपने पास रख लिया और बोला, जब पैसे लाना तो सामान लेते जाना। सुंदर का इलाज जारी था, लेकिन तबीयत जस की तस और माँ की भी हालत जस की तस। सुंदर का इलाज जारी था, लेकिन तबीयत जैसी की तैसी और माँ की भी हालत जैसी की तैसी थी। डॉक्टर राउंड पर आते और बच्चे का चेकअप करके कुछ निराश भरे व्यवहार के साथ लौट जाते। केशव अब टूटने लगा था, लेकिन फिर भी उसे मजबूती से खड़ा होना था। एक पिता होने के नाते, सुंदर की अम्मा के आंसुओं के नाते। आज सुबह से सुंदर कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है। शरीर में अकड़न और झटके के साथ वह अपनी अम्मा के बिल्कुल करीब सोना चाह रहा है। रह रहकर सबको याद कर रहा है। आज अपनी अम्मा की कलाई जोर से पकड़े हुए है। डॉक्टर साहब भी खासे परेशान हैं। उनकी परेशानी उनके माथे पर आसानी से पढ़ ली केशव ने। क्या बात है साहब? केशव ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, हिम्मत रखो और तुरंत इन दवाइयों का प्रबंध करो। और फिर एक नया पर्चा लिखना शुरू किया डॉक्टर ने। इधर पर्चा लिखा जा रहा था और उधर केशव की धड़कनें पैसों के इंतजाम के लिए तेज हो रही थीं। सुंदर की बिगड़ती हालत और दवा के लिए पैसे का प्रबंध, ये दोनों केशव के लिए अग्नि परीक्षा बन चुके थे। केशव के पास महज एक ही विकल्प बचा था। वह था अपने भट्ठे मालिक से दोबारा उधार। वैसे भी वह आते वक्त अपने 2 महीने की अग्रिम तनख्वाह लेकर आया था। केशव को संकोच तो अवश्य था, लेकिन इतना भी क्या संकोच।
जो सुंदर के वजूद के सामने टिक भी न पाए। हेलो मालिक, मैं केशव बोल रहा हूँ। आज बाबू की हालत बहुत ख़राब है, मुझे 3,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आते ही गेहूँ बेचकर पैसे चुका दूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पैसे पहुँचेंगे कैसे? भट्टे मालिक ने चिंता जताई। पुनः भट्टे मालिक ने ही उपाय भी बताया। अच्छा रुको, वहीं शहर में मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको फ़ोन लगाता हूँ, तुम घबराना नहीं। हाँ मालिक, जल्दी करिएगा। मैं यहीं बच्चों के वार्ड के सामने गणेश मेडिकल स्टोर पर खड़ा हूँ। केशव प्रतीक्षा की टकटकी में पैसे की राह देख रहा था। उधर सुंदर के भीतर मोह व्याप्त होने लगा था। उसका सिर अम्मा के गोद में था और वह अपने नन्ही हथेली से अम्मा की कलाई जोर से पकड़े था। उसकी जुबां पर केवल एक ही प्रश्न था कि अम्मा पापा कहाँ हैं, अम्मा पापा कहाँ हैं। ये वाक्य अधूरा भले था, लेकिन अम्मा का कलेजा छीनने के लिए पूरा था। अम्मा बार बार सुंदर को बहलाने के लिए झूठ बोलती और दरवाजे पर ही आंखें लगाए रहती। हर आहट पर चौंक कर दरवाज़ा देखती। केशव की प्रतीक्षा में 1 घंटे हो गए और सुंदर लगातार 1 घंटे से ही रट लगाया था, अम्मा पापा कहाँ हैं। डॉक्टर भी तब तक 3 बार दवा के लिए आ चुके थे। वे बार बार सुंदर को चेक करते और दवा के बारे में पूछते। अब सुंदर की आवाज़ कुछ मंद पड़ने लगी थी और माँ की कलाइयों पर कुछ पकड़ भी कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन माँ का ध्यान सिर्फ दरवाजे पर था। ना जाने कब सुंदर ने माँ की कलाई को छोड़ दिया। उसके प्रश्नों की पुनरावृत्ति पर ना जाने कब विराम लग गया। बेबस और लाचार माँ को खबर ही ना हुई। शायद वह अपनी अम्मा को और परेशान नहीं करना चाहता था। पापा के इंतज़ार में सुंदर रूठ गया। अब उसके कोमल होंठ शांत हो चुके थे। दवाओं का अब कोई अख्तियार ना रहा सुंदर पर। सहसा सुंदर के 100 बार के प्रश्न माँ के एक ही चिंगाड़ में समा गए। पूरे अस्पताल की धड़कनें माँ की चीखें से संचालित होने लगी। केशव अब तक बहुत देर कर चुका था। जब तक वह दवा लेकर पहुंचा, तब तक सुंदर के कपड़े सफ़ेद हो चुके थे। सुंदर की माँ ने केशव को दूर से देखा और वह सुंदर को छोड़कर पागलों की तरह केशव की तरफ दौड़ी। उस समय माँ के सामने एक अपराधी आ रहा था। ना सुंदर के पापा, ना उसके पति, सिर्फ एक अपराधी। माँ की हथेलियाँ केशव के सीने पर बरसने लगीं, लेकिन केशव पत्थर की तरह निष्ठुर खड़ा रहा, जैसे उसने अपराध स्वीकार कर लिया हो। माँ ने चिल्लाकर कहा, काहे केवल पायल लेकर गए, काहे ना ही प्राण मांग लिए, बतावा हमरा बाबू कहाँ गए। ये अंतिम वाक्य निकला और माँ की चेतना को लील गया। केशव के हाथ से दवा का थैला और उम्मीदों का सुंदर दोनों छूट चुके थे। मस्तिष्क शून्य में चला गया। ईश्वर के इस प्रहार से केशव के आंसू भयभीत होकर न जाने कहाँ छिप गए। सब खत्म हो गया। अंतिम विदाई के समय केशव अपने सुंदर की जिद भी पूरी न कर सका। काश केशव ये देख पाया होता कि सुंदर जाते समय अपने पापा को कैसे ढूंढ रहा था। कितना बेचैन था वह अपने पापा के लिए। कैसे उसके पतले से होंठ अपनी माँ से पूछ रहे थे कि अम्मा पापा कहाँ हैं, अम्मा पापा कहाँ हैं। सुनने में ये आपको एक कहानी लग सकती है, लेकिन पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का चेहरा और भी भयावह है। हर वर्ष ना जाने कितने सुंदर इस बीमारी के क्रूज में पंजों से निकल नहीं पाते, और ना जाने कितनी माँओं की चीखें रोज़ मेडिकल कॉलेज की दीवारों में एक दरार पैदा कर जाती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।